हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू आई10 एक्सप्लेन्स। आई10 एक्सप्लेन्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना एमके सर। तो गाइज आपके पास मैं कोप्रो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जीओसी का पार्ट 2 लेके आ गया और ये कार्बेनाइन है। इससे पहले आपके पास कार्बोकेटाइन आ चुका है, आपने उसको बहुत लाइक किया, बहुत पसंद किया। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा, इनऑर्गेनिक में भी 2 वीडियोस आपके पास केमिकल बॉन्डिंग से आए हैं। ऑर्गेनिक का ये सेकंड वीडियो है और फिर से दो वीडियो करके इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऐसे करके पैरेलल चलता रहेगा। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके चेक कर लीजिएगा, आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है जी हाँ। तो आज हम टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक कार्बेनाइन है और कार्बेनाइन आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जेईई मेंस 2020 में, 2021 में, नीट में और अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इवन एडवांस में भी आए। और इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, एरोमेटिसिटी और भी कई चैप्टर्स में आता है। तो कहने का मतलब है ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेंस और एडवांस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा अपने बारे में जानकारी दे देता हूं। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं आपका अपना एमके सर, आपका अपना गुरुजी। तकरीबन 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। 3 साल हो गया अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाते हुए। 1000 मोर प्लस कोर्सेज आपको दे दिया है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से बेस्ट टीचिंग अवार्ड मिला है मुझे। 11 बेस्ट टीचिंग अवार्ड मिले हैं। रिसेंटली मुझे अनअकैडमी की तरफ से भी बेस्ट टीचिंग अवार्ड मिला है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट इनोवेटिव टीचर, बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी अवार्ड मिला है। मैंने कुछ बुक्स भी लिखी है। मैंने इनऑर्गेनिक की एक बुक लिखी है, एडवांस बूस्टर, जिसपे 2.5 लाख से ज्यादा डाउनलोड सिर्फ 4 महीने के अंदर मिले हैं। इतना लोगों ने उसको लाइक किया है। आपने भी अगर डाउनलोड नहीं किया है तो www.i10explains.com पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये बुक है विद कंप्लीट आंसर्स। ठीक है, चलिए ओके गाइस, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बेनाइन की, क्योंकि ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मैकेनिज्म जब मैं आपके पास कोप्रो में लेके आऊंगा तो मैकेनिज्म में आपको ये चीज बहुत काम आएगी। तो आखिर वो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं कार्बेनाइन की, तो मैं आपको 4 मोटा मोटी प्रॉपर्टीज बताता हूं जो बहुत काम की हैं कार्बेनाइन से रिलेटेड। सबसे पहली चीज तो होता है ऑक्टेट कंप्लीशन। सबसे पहली चीज इसकी जो नजर आती है वो है ऑक्टेट कंप्लीशन, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3 माइनस हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे CCl3 माइनस हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे CCN3 माइनस हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3CH2 माइनस हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे CH2SCH3 माइनस हो गया, एग्जांपल के तौर पे CH2 माइनस NO2 हो गया। इन सारे ही केसेस में इस भाई साहब का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज दिखती है वो ऑक्टेट कंप्लीशन दिखती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि इसके पास ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको ऐसे बहुत सारे रिसेंट ईयर में क्वेश्चंस दिखे होंगे अलग अलग एग्जाम्स में, इवन कुछ तो रीजनल एग्जाम जैसे WBJEE या बिटसेट में भी नजर आता है, नीट में भी नजर आया है पहचानने के लिए। सो ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जहां आपको नजर आते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कार्बेनाइन की बात कर रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। मान लो यहां H है, यहां मान लो H है, यहां मान लो CH3 है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज आया। देखो यहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये जिस कैटेगरी में आ रहा होगा वो डाईमैग्नेटिक होगा। ये डाईमैग्नेटिक में आएगा। ठीक है, कई बार हमको रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी दिख जाता है, जैसे CH2 हो गया, CH2 हो गया। यहां से नेगेटिव चार्ज ऐसे आके रेजो हो रहा है, ये रेजो स्टेबिलाइज्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी हमारा डाईमैग्नेटिक है। डाईमैग्नेटिक का मतलब है कि अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में, मैग फील्ड में ले जाऊंगा तो इसमें किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? किसी भी तरह का यहां पर डिफ्लेक्शंस आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ग्रेट। तो ये ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हो रहे होते हैं? जी हां, डायमैग्नेटिक हो रहे होते। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, ये तो दूसरी प्रॉपर्टी हुई। तीसरी प्रॉपर्टी गाइज ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि चूंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होती हैं। ये क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होती है, और इसी वजह से ये 2 तरह से काम में ली जा सकती है। पहली चीज न्यूक्लियोफाइल के तौर पे और दूसरी चीज बेस के तौर पे। ये दोनों तरीके से काम करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि हमारे पास एसीटोन है और अगर मैं यहां से CH3 माइनस लाऊं तो ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक कर रहा है। तो यहां CH3 माइनस एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम कर रहा है। या मान लीजिए कि यहां पर हमने एसिटिक एसिड रख दिया, यही CH3 माइनस इसका H खींच के मीथेन गैस दे रहा है, तो यहां पर यही CH3 माइनस एक बेस के जैसा काम कर रहा है। कहने का यह मतलब है कि हमारा जो कार्बेनाइन होता है वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी काम कर सकता है
और बेस के जैसा भी काम कर सकता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये 3 शुरुआत के प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताए, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी, इसकी बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी आती है रीअरेंजमेंट से। क्या कि जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं कार्ब एनायन की, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं पाया जाता है। आप बोलोगे ये तो प्रॉपर्टी नहीं हुई। जी हाँ, ये प्रॉपर्टी ही है एक्चुअली, कि इसमें नो रीअरेंजमेंट होता है। कई बार हम क्या करते हैं, हमें लग रहा होता है कि हम H पॉजिटिव को एक जगह से दूसरे जगह ले जाए। H पॉजिटिव प्रोटॉन है, आप उसको माइग्रेट नहीं कराते हो नॉर्मल सेंसेस में। तो कार्ब एनायन में नो रीअरेंजमेंट होता है, इसीलिए आप यहां पर शिफ्ट नहीं करा सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? कार्ब एनायन में शिफ्टिंग नहीं होती है। शिफ्टिंग जो आप देखते हैं, रीअरेंजमेंट जो आप देख रहे होते हैं, वो कार्बोकैटायंस में देखने को मिलता है, ना कि कार्ब एनायन में। तो मैं एक बार क्विकली रिपीट आपको कर देता हूं। इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, आप देख रहे हो सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से डायमैग्नेटिक होती है, मैग्नेटिक फील्ड में डेविएशंस नहीं दिखता है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं, तो न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों के जैसा काम कर सकती है, मैंने बताया। चौथी चीज, एसेंशियल प्रॉपर्टी है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि कार्ब एनायन में रीअरेंजमेंट जनरली ऑब्जर्व नहीं होता है, जबकि कार्बोकैटायन में होता है। तो ये भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप कार्ब एनायन में रीअरेंजमेंट मत करा देना। यहां तक क्लियर है सारे बच्चों का कि प्रॉपर्टीज ऑफ कार्ब एनायन क्या क्या होता है? ठीक है, ओके गाइस, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। ये है स्ट्रक्चर ऑफ कार्ब एनायन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने आप को बोलिएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कार्ब एनायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? मुझे पता है आपका आंसर आ रहा होगा sp3 या आपका आंसर आ रहा होगा sp2। पर मैं आपको बताऊं, कार्ब एनायन जो है ना, वो sp3 भी हो सकते हैं, sp2 भी हो सकते हैं और sp भी हो सकते हैं। कार्ब एनायन में तीनों हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे, बहुत ध्यान से देखना। स्ट्रक्चर समझने के लिए पहले ये समझो, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी हो सकता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी हो सकता है, और ये sp हाइब्रिडाइज्ड भी हो सकता है। मैं आपको समझाता हूं। जब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो ये कैसा दिख रहा होता है? पिरामिडल के जैसा दिख रहा होता है। जब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो ये कैसा दिख रहा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर के जैसा दिख रहा होता है। ये ट्राइगोनल प्लेनर के जैसा दिख रहा होता है। और जब ये sp होता है, मैं बताऊंगा ये कब दिखेगा, लीनियर दिख रहा होता है। अब ट्राइगोनल प्लेनर और लीनियर, अगर मैं जनरल सेंस में बात करूं, जनरली ये आपको तब दिखता है जब रेजोनेंस ऑपरेटिव होता है। जब क्या हो रहा होता है? रेजोनेंस ऑपरेटिव होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी आएंगे। और पिरामिडल जो है, ये इसका नेचुरल, ये जो है इसका नेचुरल स्ट्रक्चर है। ये अगर किसी तरह की कोई मिलावट ना हो तो नेचुरली ये पिरामिडल नजर आता है। अब मैं आपको कुछ केसेस दिखाता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं CH3-, तो आप क्लियर देख पा रहे हो CH3- में देखो 1 2 3 हाइड्रोजन है और यहां नेगेटिव चार्ज है। मतलब यहां पे टोटल मिला के 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। मतलब स्टेरिक नंबर इसका 4 है। तो ये कैसा दिख रहा होगा? पिरामिडल दिख रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? लोन पेयर आ गया, अमोनिया जैसा ये आपको दिखने लगेगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, लेकिन रुको जरा सा सब्र करो। अब एग्जाम्पल यहां पे कुछ यूनिक आएंगे। कैसे? जैसे कि मान लो कि मैंने इसी जगह पे थोड़े से चेंजेस ला दिए। अगर मान लो मैंने यहां पे CH2- ले लिया, यहां CH ले लिया, यहां CH2 ले लिया। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये वाला कार्बन में sp3 दे दूंगा तो गलत हो जाएगा। अब ये वाला कॉन्सेप्ट आता है, रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको ये दिखाता हूं ये कैसे ऑपरेटिव होता है, देखना। तो अगर मान लो इस केस की मैं बात करता हूं, तो यहां ये नेगेटिव चार्ज यहां आके ये रेजोनेंस काम कर रहा है। तो यहां से ये CH2 CH और CH2- हो गया, फिर से ये यहां के ये आगे चला जाएगा तो ऐसे मूव कर जाएगा। तो एक्चुअली देखने को ये मिलता है हाइब्रिड में नेगेटिव चार्ज यहां से यहां माइग्रेट कर रही है। तो इसके ऑल कार्बन्स sp2 दिए जाएंगे। इसके सारे के सारे कार्बन्स जो दिए जाएंगे बेटा, वो कैसे दिए जाएंगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड दिए जाएंगे। क्लियर है? आपको बात समझ में आ रही है? ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स आपको देता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपको बेंजाइल कार्ब एनायन दिया गया है।
अब आप सोचो ये नेगेटिव चार्ज लोकलाइज तो है नहीं, ये अंदर रेजोनेंस में जा रहा है जिससे डीलोकलाइजेशन हो रही है। ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ये कार्बन कैसा आपको नजर आ रहा है? जी हां, sp2 हो जा रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर को अक्वायर कर लेगा। ये ऐसा आपको नजर आएगा, यहां से हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, यहां से नेगेटिव चार्ज, फिर ये आगे फिर ये आगे फिर ये आगे, सो ऑन घूमता रहेगा। तो ये वाला कार्बन जो है हमारे पास कैसा हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। आती है बात समझ में? तो रेजोनेंस की वजह से sp2 भी आपको नजर आ रहा है। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको और भी अच्छे से समझनी पड़ेंगी। जैसे एक बड़ा ही कमाल का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ट्रस्ट मी आपको ये देख के बहुत मजा आएगा। अब सोचिए, आप जरा सा सोचिए कि हमारे पास एक ऐसा केस है जहां पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास इस तरीके से CH2 है। मान लीजिए यहां से हमारे पास डबल बॉन्ड C है, ठीक है, समझिएगा। हाँ, यहां से मान लीजिए कि हमारे पास डबल बॉन्ड C है, यहां से मान लीजिए H है, ठीक है, और यहां से मान लीजिए हमारे पास CH और यहां से डबल बॉन्ड CH2 है। अब मैं क्या चाह रहा हूं ना कि इस वाले हाइड्रोजन को हटाना, लेटस से मैं इससे -H पॉजिटिव हटा देता हूं। अब देखो ये कैसा बन रहा है, हमसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा और पूछा गया है ऑलरेडी। यहां नेगेटिव है, यहां CH, यहां CH2 है। अब देखना जरा तुम लोग ध्यान से, अगर मैं इस वाले नेगेटिव को अंदर की तरफ लाता हूं तो ये यहां से घूम के आगे की तरफ आ रहा है। रेजोनेंस होने की वजह से ये कार्बन जो था अभी sp कैरेक्टर को अक्वायर करेगा। तुम जरा सा देखना, ये कुछ ऐसा दिख रहा है तुमको, देखो CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, फिर यहां से हो गया CH और यहां से हो गया आपके पास CH2 नेगेटिव। अब ये नेगेटिव अंदर आएगा, फिर ये यहां आएगा, अगर ये यहां आएगा तो ये यहां आएगा, सोन रेजोनेंस जा रहा है। देखिए CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड यहां से CH आ गया और यहां से CH2 नेगेटिव आ गया। तो ये थर्ड नंबर वाला कार्बन जो है, देखिए ये sp कैरेक्टर को अक्वायर कर रहा है sp कैरेक्टर को अक्वायर, देख रहे हो? अच्छा, आप बोलोगे नहीं, हम रेजोनेंस का डायरेक्शन बदल देते हैं। तो देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट है। तो अगर मैं इसका डायरेक्शन लेटस चेंज कर दूं, इसको इधर लाऊं और इसको इधर लाऊं, तो अब देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहां से हो गया CH2 माइनस, यहां से हो गया C, यहां से ट्रिपल बॉन्ड C, यहां से CH, यहां से CH2। अगेन देखो 1 2 थर्ड वाले कार्बन को अगेन ये sp हाइब्रिडाइज्ड होने की कोशिश कर रहा है। तो इस वाले कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो इसको sp बनाने की कोशिश कर रहा है और ये लीनियर हो रहा है। तो थर्ड वाले को हम sp कैटेगराइज्ड भी कह सकते हैं, sp कैटेगरी में भी ला सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है जो आपको समझनी पड़ेगी कि ये किस तरीके से काम करता है। तो कार्बेनाइन आपका sp3 और sp2 कैटेगरी में होता है। कभी कभी ये आपको sp में भी जाता हुआ नजर आ सकता है, जैसे इस स्पेसीज में sp नजर आ रहा है। तो एग्जाम में जब कभी भी आपको बोला जाए तो आप बोलिएगा कि भाई 3 तरह के हो सकते हैं। नेचुरल स्टेट में बात करें तो पिरामिडल, नहीं तो ट्राइगोनल प्लेनर, और नहीं तो प्लेन लीनियर भी हमको नजर आ सकता है। सबका क्लियर है स्ट्रक्चर? ओके गाइस, अब आगे आते हैं। अब ध्यान से देखना, हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन पे। पहले तो आपको ये समझना होगा कि नो डाउट इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन है तो चार्ज। ऐसा तो नहीं है कि हम कार्बेनाइन को बोल सकते हैं कि न्यूट्रल स्पीसीज, ऐसा नहीं बोला जाता। अगर ऐसा होता तो Cl पे भी नेगेटिव चार्ज होता है क्लोराइड में, तो क्लोराइड स्टेबल है तो हर जगह दिखना चाहिए पर नहीं दिखता, क्योंकि स्पीसीज चार्ज कैटेगरी में आती है। तो सीधा सा फंडा है, आपको एक चीज दिमाग में रखना होगा कि चार्ज जो होता है ना वो स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम किसी तरीके से चार्ज को कम कर दें तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज्ड हो जा रही होगी। अब जरा सोचो कि हम कार्बेनाइन को कैसे स्टेबिलाइज्ड कर सकते हैं। अगर ये चीज समझ में आ गई ना तो आपका 80% काम हो गया। तो देखो, मैं छोटा सा एक फंडा देता हूं आपको, छोटा सा, आप समझो। अगर मान लो कि CH2 के ऊपर माइनस है और मैं यहां पर कोई ग्रुप G लगा देता हूं, तो G ग्रुप अगर खींचने वाले ग्रुप हो रहे होंगे, कैसे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो रहे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज जो होगा यहां स्प्रेड आउट होएगा, फैल जाएगा। मतलब चार्ज अपने सरफेस एरिया को बढ़ा लेगा, चार्ज डेंसिटी घट जाएगी, सरफेस एरिया इसका बढ़ जाएगा, इससे चार्ज डेंसिटी घट जाएगी। और जब चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही होगी ऑटोमेटिकली इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो बढ़ जा रही होगी। तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये बहुत ही काम की चीज है, ठीक है। तो अब जरा सा सोचो तो ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, जो ग्रुप हो सकते हैं ना वो -I हो सकते हैं, -R हो सकते हैं, -M हो सकते हैं, -H हो सकते हैं, बैक बॉन्डिंग कंटेनिंग हो सकते हैं, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस वाले हो सकते हैं, सब बताएंगे आपको। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस वाले हो सकते हैं। इसके अलावा
एरोमेटिसिटी या क्वासी एरोमेटिसिटी वाली कंडीशंस क्रिएट करने वाले हो सकते हैं। ये सारे के सारे जो ग्रुप्स लगे होंगे ना, ये स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे होंगे क्योंकि ये सब के सब चार्ज को लंबे सरफेस एरिया पे फैला लेते हैं। अब मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ट्रस्ट में इससे बहुत क्लैरिटी आपको आ रही होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे लीजिए, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यहां से हमने लिया है CH2 माइनस और यहां से CH3 लिया, पहला केस। दूसरा केस हमने यहां से CH3, यहां से CH3, यहां पे नेगेटिव दिया। तीसरा केस यहां से, अभी मैं बहुत सारे आगे आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको स्टेबिलिटी समझ में आती जाएगी। और चौथा केस हम ले लिए, यहां पे देखिए CH2 माइनस है। अब मैं आपसे बोलूं कि इन चारों ही केसेस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो वेरी सिंपल है। आपको पता है CH3 यहां से प्लस आई लगा रहा होगा, प्लस आई अगर लगेगा तो इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो घट जाएगी। यहां दो तरफ से प्लस आई लग रहा होगा, यहां से भी, तो यहां स्टेबिलिटी और भी घट जाएगी। यहां तीन तरफ से लग रहा है तो यहां पर स्टेबिलिटी और भी घट जाएगी, पर यहां स्टेबिलिटी नहीं घटेगी क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज रेजो स्टेबलाइज्ड है, ये रेजो स्टेबलाइज्ड है। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल 4 होगा, इसके बाद 1 होगा, इसके बाद 2 होगा, इसके बाद 3 होगा। आप में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा ये एग्जांपल तो बहुत आसान है बेटा, सिमिलर एग्जांपल जेईई मेन 2020 में पूछा गया है। तो नेगेटिव चार्ज को आपको पहले चेक करके देखना है कि उसकी स्टेबिलिटी कैसे आ रही है। क्लियर है? यहां तक आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का सहारा लेना है। अब देखो कुछ और केसेस आपको दिखाते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे आप लोग मुझे बताइए, हाँ सोच समझ के बताइएगा, आप लोग ना बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा। यहां से हमने CH लिया है और यहां पे नेगेटिव चार्ज है, यहां से हमने PH लिया है, यहां से PH लिया है, यहां से PH और यहां से नेगेटिव चार्ज लिया है। आप बताइए दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? सोचिएगा, है ना, स्ट्रक्चर से सोचिए मत, प्लेनर विलर नहीं, जस्ट मैं बता रहा हूं। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि इसमें से जो स्टेबिलिटी है वो दूसरे वाले की सबसे ज्यादा होगी क्योंकि यहां पर भी रेजोनेंस है, यहां पर भी रेजोनेंस है, यहां पर भी रेजोनेंस है, और यहां दो तरफा रेजोनेंस काम कर रहा है। मतलब यहां पे 2 रिंग काम कर रहे हैं रेजोनेंस में और यहां पे 3 रिंग काम कर रहे हैं। रिंग ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा, पर उल्टा आप सोच रहे हो। दिस इज नॉट ट्रू। देखने को यह मिलता है कि चूंकि 3 यहां पे, ध्यान से देखना, चूंकि 3 यहां पे रिंग हैं, यहां पे 3 रिंग है, तो स्टेरिकली क्राउडेड होने की वजह से यह मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा डिस्टॉर्ट या पिरामिडल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा डिस्टॉर्टेड या पिरामिडल स्पेसीज में चला जाता है, जिसके वजह से एट अ सेम टाइम delocalization of electron in all the 3 pH ring, all 3 pH ring is not possible। एक ही समय में नेगेटिव चार्ज तीनों के तीनों रिंग में चला जाए, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है और ये ज्यादा स्टेबल होता है। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि इसका कोई प्रमाण है क्या? जी हां, प्रूफ भी है, मैं दिखाता हूं कैसे। देखो, अगर मान लो कि pH का ट्वाइस और CH लेते हैं और pH का ट्वाइस CH2 लेते हैं और pH का थ्राइस CH लेते हैं, ये हमारा डाइफिनाइल मीथेन है, ये हमारा डाइफिनाइल मीथेन है और ये हमारा ट्राइफिनाइल मीथेन है। अब आपसे मैं पूछूं कि दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो आपको पता है कि एसिडिक सबसे ज्यादा वो होगा जिसका कंजुगेट बेस पुअर होगा, स्टेबिलाइज्ड होगा। तो आपको लग रहा होगा ये, लेकिन जरा देखिए पीके वैल्यू इसका जो है, एक्सपेरिमेंटली बता रहा हूं, 32.2 है और इसका पीके वैल्यू 32.3 है। अब आपको पता है पीके वैल्यू जिसका कम होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है, तो डाइफिनाइल मीथेन ज्यादा एसिडिक है। देखो मैंने आपको बताया था ना कि डाइफिनाइल मीथेन मोर स्टेबल है, ये वाली जो स्पीसीज है ये कार्बेनाइन जो बन रही है मोर स्टेबल बन रही है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 3 रिंग होने के बावजूद ये 2 रिंग वालों से थोड़ा सा कम स्टेबल आपको देखने को मिलता है। तो ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। स्टेबिलिटी के बारे में हम और भी बहुत सारी बातें कर रहे होंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको सब नजर आएगा। -I से आप देख सकते हो, -R से देख सकते हो, -M से देख सकते हो, -H से देख सकते हो। अब बोलोगे -H का क्या मतलब है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझो, अगर मैं आपको CH2 माइनस दे रहा हूं, राइट, समझना ध्यान से जरा, हाँ, और अगर मैं यहां पे आपको CF3 लगा रहा हूं,
होता क्या है, ये नेगेटिव चार्ज अंदर आके ना एक फ्लोरीन को बाहर निकाल सकता है। ये नेगेटिव H के तौर पे जाना जाता है हाइपर पे। साथ ही साथ CF3- भी लगा रहा है, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। इसीलिए आपका 1,1,1 ट्राइफ्लोरोइथेन एसिडिक स्पीसीज के अंदर माना जाता है। जबकि ये चीज अगर आप चेक कीजिएगा तो अगर मैं इसी जगह पे CH2- लगा दूं और यहां पे CBr3 लगा दूं तो ये सिर्फ -I लगा पाता है, यहां पे -H नहीं लग पाता है। यही रीजन है कि एसिडिक स्ट्रेंथ के मामले में CH3CF3 ज्यादा पावरफुल एसिड है CH3CBr3 के कंपैरिजन में। हम जनरली -I से बोलते हैं, पर रिवर्स हाइपर कंजुगेशन इज आल्सो रिस्पांसिबल। बाकियों के बारे में भी हम आने वाले टाइम में अगली स्लाइड में बात कर रहे होंगे। तो क्लियर है, ये सारे के सारे ग्रुप आपकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ओके गाइस, अब बात करते हैं एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बेनाइन की। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन क्या होते हैं, जस्ट इसके पिछली वाली वीडियो में, पर अभी मैं बात करूंगा इनके स्टेबिलिटी के बारे में। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, मैं स्टार्ट करता हूं शुरुआती चीजों से। जैसे कि आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां नेगेटिव है, ठीक है, जरा सा बस दिमाग पे जोर डालना। यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव है। यहां से देखिए, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और एक नॉर्मल सा केस लेते हैं, यहां पे नेगेटिव चार्ज है। अब आप अगर चेक करोगे इस केस में क्या आपको नजर आ रहा है, सोचिए जरा सा कि नेगेटिव चार्ज यहां से रेजोनेंस कर सकता है, नेगेटिव चार्ज यहां से रेजोनेंस कर सकता है, नेगेटिव यहां से रेजोनेंस कर सकता है। मतलब 3 डबल बॉन्ड यहां पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहां से आइए एक के साथ रेजो है, यहां से आइए दूसरे के साथ है, यहां से आइए एक के साथ है, और यहां पे तो आप देख रहे हैं कोई रेजोनेंस ही नहीं है, बल्कि पूरा सीन ही खराब है। यहां से +I और +I लग रहा है, जो इसको अनस्टेबल बना रहा है। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस, यहां पे 2 डबल बॉन्ड का रेजोनेंस है और यहां पे एक डबल बॉन्ड का रेजोनेंस है। एक्सटेंडेड रेजोनेंस, इसमें लंबा रेजोनेंस दिख रहा है, ज्यादा रेजोनेंस दिख रहा है, क्वांटिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी आ गई। समझ में आई बात समझ में आई? ठीक है, अब दूसरा कंपैरिजन लेते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास कंपैरिजन है बेंजाइलिक का, यहां पे बेंजाइलिक है CH2- और हमारे पास कंपैरिजन है अलाइलिक का, CH2- है, CH है। अब आपको सोचने की तो इसमें जरूरत ही नहीं है, यहां नेगेटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ एक रिंग के साथ 3 पाई बॉन्ड के साथ जा रहा है। तो आप बोलोगे ठीक है, तो कम बात है, नहीं, यहां तो और भी कमजोर बात है। यहां केवल और केवल 1 पाई बॉन्ड के साथ जा रहा है, तो स्टिल 3 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस ज्यादा बेटर है। तो स्टेबिलिटी के मामले में ऐसे आ गए। तो छोटे एग्जांपल्स थे, अब मैं लेने जा रहा हूं कुछ बड़े तगड़े वाले एग्जांपल्स। देखो कैसे, अब आप सोच समझ के आंसर देना, हां देख लेना। मैं पहले केस में ये लेने जा रहा हूं, यहां से नेगेटिव चार्ज है, ये पहला केस है। दूसरे केस में मैं यहां से लेने जा रहा हूं, ये दूसरा केस है। तीसरे केस में मैं PH का होल ट्वाइस CH2 लेने जा रहा हूं। चौथे केस में मैं PH3 का थ्राइस CH लेने जा रहा हूं। 4 केसेस हैं, ठीक है। मैं काम करता हूं, इसका भी नेगेटिव चार्ज ही बना देता हूं। एसिड वाला एक स्लाइड मैं आपके पास अगला लेके आऊंगा, या होगा आई थिंक एक स्लाइड, जहां मैं एसिडिटी के बारे में खास तौर पे बात कर लूंगा कि एसिडिक के केस में कैसे काम करेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो नेगेटिव ही लेके चलते हैं। अब देखिए 4 केसेस हैं, मैं बात कर रहा हूं स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। अब आप जरा सोचो, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये पूरा का पूरा लूप में घूम जाएगा, और 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर आप देखोगे तो ये क्वासी एरोमेटिक है। ये क्या है? ये एक क्वासी एरोमेटिक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे एक नॉर्मल सा रेजोनेंस काम कर रहा है, रेजो विथ 1 रिंग, एक रिंग के साथ रेजोनेंस काम कर रहा है। यहां पे अगर तुम देखोगे तो रेजोनेंस विथ 2 रिंग, रेजोनेंस विथ 2 रिंग, 2 रिंग के साथ काम कर रहा है। और यहां देखोगे तो रेजोनेंस विथ 3 रिंग्स, 3 रिंग के साथ रेजोनेंस काम कर रहा है। आती बात समझ में? तो अब अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि क्वासी एरोमेटिक सबसे पावरफुल फेनोमेना होती है, राइट। सो अगर मैं इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं तो 1 नंबर पे स्टेबिलिटी में ये आ रहा होगा, ठीक है। यहां एक का ही रेजो है, यहां पे देखिए 2 अलग अलग और इसमें 3 रिंग हैं। तो आपको मैंने जस्ट अभी पिछली वाली स्लाइड में बताया है कि 2 वाला ज्यादा स्टेबल होता है 3 के कंपैरिजन में। तो 2 वाला सेकंड नंबर पे आ जाएगा, तीसरा वाला यहां पे आ जाएगा, और चौथा वाला यहां पे आ जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है?
आपको क्लियर हो रहा है कि ये रेजोनेंस का खेल कैसे दिख रहा है आपको यहां पे? ठीक है, तो ये एलाइलिक और बेंजाइलिक का एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल था। अब इसी चीज को तुम क्या कर सकते हो, फर्दर भी अरेंज कर सकते हो। बोलोगे फर्दर कैसे अरेंज कर देंगे, वो भी दिखाता हूं मैं आपको। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिए कि यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां सी डबल बॉन्ड ओ है और यहां पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, आप लोग बहुत ध्यान से देखना, एक फर्दर केस में लेने जा रहा हूं, समझिएगा। अच्छा, एक केस में ऐसा लेने जा रहा हूं जहां यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां नेगेटिव चार्ज है। अब मैं बोलूं कि इन केसेस में भी आपको नेगेटिव चार्ज जो है वो इस हिसाब से अलाइलिक पे है, इस हिसाब से अलाइलिक पे है। तब स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करनी है, देखो ये नेगेटिव अंदर आएगा, ये आगे जाके यहां से घूम जाएगा। सो अभी ना ये वाली स्पीसीज ना कुछ ऐसी हो जाएगी, कैसी? यहां डबल है, यहां डबल है, यहां डबल है, यहां ओ पे माइनस है। यहां से आइए, ये यहां जाएगा, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा और ये वाली स्पीसीज ना कुछ ऐसी हो जाएगी। देखो कैसी हो जाएगी, ये यहां आया, ये यहां आया, ये यहां आया, यहां CH2 पे माइनस हो गया। अब समझना मेरी बात को, जब ये नेगेटिव रेजोनेंस में गया तो ये वाली स्पीसीज एरोमेटिक हो गई और ये वाली स्पीसीज भी एरोमेटिक हो गई। तो इन दोनों को मत चेक कीजिए, दोनों सिमिलर नजर आ रहा है। यहां कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। O पे नेगेटिव चार्ज आपका मोर स्टेबल होता है, ये जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो आप मुझे बताइए दोनों में से स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है, तो इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी है। क्लियर हुआ? ये भी एक फंडा आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी फंडा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक और आपको क्लैरिटी देते। अब जैसे कि आप ऐसे समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि हमने ना यहां पे नेगेटिव चार्ज रख लिया है, ठीक है, समझना, और मैंने क्या किया है कि इस जगह पे लगा दिया है नाइट्रो, ठीक है, और एक स्पीसीज लिए हैं, समझना बस जरा ध्यान से, एलाइलिक का ही केस है। यहां लगाए हैं नेगेटिव चार्ज और यहां लगा दिए हैं नाइट्रो। अब मैं चाहता हूं दोनों में से स्टेबिलिटी चेक करना। देखो, अगर ये रेजोनेंस यहां करता है तो नेगेटिव चार्ज इस पोजीशंस पे आ रहा होगा, यहां से भी रेजोनेंस हो रहा है तो ये तो सेम है, यहां नीचे भी रेजोनेंस हो रहा है, दोनों में सेम एक जैसा, पर ये यहां आएगा तो नेगेटिव चार्ज इस जगह आएगा। नेगेटिव चार्ज नाइट्रो के नीचे नहीं आ रहा है, जस्ट इस वाले केस में, तो यहां नाइट्रो केवल -I लगा पाएगा, केवल -I। लेकिन यहां देखो, यहां जो नेगेटिव चार्ज आया रेजोनेंस करके, तो ये नाइट्रो अब कंजुगेशन में नेगेटिव को ले लेगा और -I और -M दोनों लग रहा होगा, तो स्टेबिलिटी इसकी मच मच ग्रेटर हो जाएगी क्योंकि रेजोनेंस में ऑपरेटिव है। तो एलाइलिक के कुछ केसेस थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। आप में से बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है एलाइलिक को लेके, तो मैंने एलाइलिक वाले, बेंजाइलिक वाले, क्वासी एरोमेटिक वाले और 2-3 वाले भी एक्सप्लेन कर दिए। क्लियर है सबका? कोई दिक्कत नहीं तो? ओके गाइस, अब हम बात करने जा रहे हैं कि रोल ऑफ कार्बेनाइन एसिड बेस के अंदर और एरोमेटिसिटी में कैसे काम कर रहा होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहली चीज, कार्बेनाइन आप समझ चुके हैं, हम बात करेंगे एसिड बेस रिएक्शंस की, ABR की, या हम बात कर रहे होंगे इंडिविजुअली एसिड की और बेस की, कि ये किस तरीके से ऑपरेटिव होते हैं। बहुत ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग, मजेदार है, अच्छा है। देखो, पहली चीज तो आपको यह समझनी होगी कि अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, हालांकि इस पे अलग से कोप्रो आएगा एसिड बेस पे, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर मान लो हम किस एसिड की बात कर रहे हैं बेटा, कार्बन एसिड की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही कार्बेनाइन है, तो हम कार्बन एसिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, कार्बन एसिड बोलते हैं जब हाइड्रोजन हटाया जाए तो कार्बन से हटाया जाए और नेगेटिव चार्ज आपका इनिशियली कार्बन पे जनरेट हो, उसको कार्बन एसिड बोलते हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन एसिड्स होते हैं, सल्फर एसिड्स हो सकते हैं, नाइट्रोजन एसिड्स भी हो सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जिससे जब हम प्रोटॉन हटाएंगे ना, तो जो हमारा CB बोले तो कंजुगेट बेस बनेगा। कंजुगेट बेस का मतलब आप समझिए कार्बेनाइन। जो हमारा कंजुगेट बेस या कार्बेनाइन बनेगा ना, वो क्या हो रहा होगा, जी हां, वो स्टेबिलाइज्ड हो जाएगा। कैसा स्टेबिलाइज्ड हो जाएगा आप बताइएगा? स्ट्रांगली, वो स्ट्रांगली स्टेबिलाइज्ड हो जाएगा, वो बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। तो जो कार्बेनाइन है, स्ट्रांगली स्टेबलाइज्ड होने की वजह से वो एक पुअर बेस के तौर पे नजर आ रहा होगा, वो स्ट्रांग बेस नहीं होगा, एक पुअर बेस होगा। तो ये तो सबसे पहली बात हमको समझ में आती है कि एक स्ट्रांग एसिड का कंजुगेट बेस हाईली स्टेबलाइज्ड होता है, इसीलिए पुअर होता है। ठीक है, अच्छा, तो अब ये काम अगर मैं नेगेटिव स्पीसीज में बात करूं, मान लो कि हमारे पास कोई कार्बेनाइन है। अब जो कार्बेनाइन है उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल दिखता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो जल्दी से डोनेट नहीं कर पाएगा, तो वो एक पुअर बेस होगा, वो एक वीक बेस होगा। और नेगेटिव चार्ज अगर बहुत अनस्टेबल है,
नेगेटिव चार्ज बहुत ही अनस्टेबल है, तो वो क्या हो रहा होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस हो रहा होगा। मैं आपको ना सबसे पहले एसिड वाला फंडा क्लियर करता हूं, फिर मैं आपको बेस वाला फंडा भी क्लियर करूंगा, फिर मैं एरोमेटिसिटी पर भी आऊंगा। एरोमेटिसिटी के लिए थोड़ा वेट कीजिए, पहले एसिड बेस पे आइए। कार्बन आयन में अलग से भी कोप्रो में एसिड बेस आएगा, डोंट वरी। तो मैं सबसे पहला एग्जाम्पल आपको लेके दिखाता हूं एसिड वाले केस में, आप लोग समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ना मैं केस ले रहा हूं, यहां पर अगर आप देखो तो हमने डबल बॉन्ड लिया, यहां से मान लीजिए हाइड्रोजन है जिसको हम हटाना चाहते हैं। हमारे पास CHCl3 है, हमारे पास CHCN3 है, हमारे पास CHF3 है। अभी देखिए कितना मजेदार है। अब ये क्वेश्चन ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये मेंस और एडवांस दोनों को टच करेगा। अब मान लो कि मैं सबसे हाइड्रोजन हटाता हूं, इससे भी हाइड्रोजन हटा लिया, इससे भी हाइड्रोजन हटा लिया, इससे भी हाइड्रोजन हटा लिया, इससे भी हाइड्रोजन हटा लिया। अब सोचो जरा क्या बना, जब इनसे हाइड्रोजन हटाएं तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आया। अच्छा, दूसरे वाले केस में जब हम हाइड्रोजन हटाएं तो देखिए हमारे पास यहां पे CCl3 माइनस आएगा। देखिए यहां पे C आएगा, यहां से Cl, यहां से Cl, यहां से Cl, यहां से माइनस है। इससे हटाएंगे तो नेगेटिव आएगा। अब देखिए यहां से Cn, यहां से Cn, यहां से Cn माइनस है। इससे हटाएंगे तो देखिए यहां से F आएगा, F आएगा, F आएगा, यहां माइनस आएगा। अब अगर इन स्पेसीज में मैं आपसे बोलूं कि चारों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा, तो आप फंडा लगाओगे ये वाला। स्ट्रॉन्ग एसिड उसको बोलेंगे H हटाने के बाद कंजुगेट बेस या कार्बन आयन स्ट्रांगली स्टेबलाइज्ड हो जाना चाहिए, मतलब पुअर बेस होना चाहिए। तो हमको लग रहा है कि ये वाला स्ट्रॉन्ग जो होगा वो स्टेबलाइज्ड होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मतलब ये पुअर है। पर जरा सा रुकिए, मामला गंभीर है। अभी अगर मैं बात करूं इन चारों में से एक ऐसा एसिड है ना जिसके आजू बाजू भी कोई नहीं है, ये 10 टू द पावर 14 to 15 टाइम ज्यादा स्टेबल है बाकियों के कंपैरिजन में, और वो है ये वाला स्पीसीज ट्राइसाइनोमीथेन। ट्राइसाइनोमीथेन जो होता है ना बेटा, ये कार्बोऑक्सिलिक एसिड, स्क्वेरिक एसिड, पिक्रिक एसिड, ये इन सब, अब मैं अगर बात करूं पिक्रिक एसिड से, ये तकरीबन 12,000 गुना ज्यादा स्टेबल है, 12,000 गुना ज्यादा एसिडिक है। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपने इस स्टेटमेंट को, ध्यान से सुनिए। वेलकम टू IIT एक्सप्लेन्स। ट्राइसाइनोमीथेन जो है वो साइक्लोपेंटाडाइनाइल के कंपैरिजन में, इस वाले कंपाउंड के कंपैरिजन में 10 टू द पावर 15 टाइम मोर पावरफुल एसिड है। ट्राइसाइनोमीथेन पिक्रिक एसिड के कंपैरिजन में 12,000 गुना ज्यादा एसिडिक होता है। आपको पता है इसका पीके वैल्यू किस रेंज में जाता है, -5, और पिक्रिक 0.38 पे ही टिके हुए हैं। इसका पीके वैल्यू चेक करोगे, मैं बताऊंगा, 15 के रेंज में जाता है। इसका पीके वैल्यू चेक करोगे 15.5 के रेंज में जाता है। इसका पीके चेक करोगे 19 के रेंज में जाता है, 18 से 19 के रेंज में। समझ रहे हो? स्टेबिलिटी, नो डाउट यहां पर क्वासी एरोमेटिसिटी आ रही है, हम इस बात की सम्मान करते हैं, हम इस बात की कद्र करते हैं कि इसमें क्वासी एरोमेटिसिटी आ रही है। बट आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि ये वाला कार्बन जो है, ये यहां से साइनाइड जबरदस्त -I-M, जबरदस्त -I-M, तगड़ा वाला -I-M लगा रहा है। ये हेवी स्टेबिलाइज्ड है, ये हेवी स्टेबिलाइज्ड है, इसी वजह से इसके आजू बाजू भी कोई नहीं है। तो 1 नंबर पे ये आ जाएगा, 2 नंबर पे क्वासी एरोमेटिसिटी वाला आएगा, 3 नंबर पे क्लोरोफॉर्म आएगा। बोलोगे क्लोरोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म में कैसे कंपैरिजन किए? सीधा सा फंडा है। देखो क्लोरोफॉर्म भी -I लगाता, ये भी -I लगाता। अभी क्या हुआ है, फ्लोरीन वाला जीत गया, लेकिन कार्बन के पास एक ऐसा पत्ता है क्लोरीन के पास जो ये फेंकेगा और जीत जाएगा। और वो कौन सा कार्ड है? वो है बैक बॉन्डिंग। इसमें नेगेटिवली चार्ज की जो बैक बॉन्डिंग हो रही है वो CCl3 को बहुत स्टेबलाइज्ड बनाती है। यहां पर जनरलाइज मत कर दीजिएगा। अगर यहां पर आप देखिए पूरा का पूरा सीन ही बदल गया है, ना तो बैक बॉन्डिंग को प्रायोरिटी मिली है, ना ही क्वासी एरोमेटिक को प्रायोरिटी मिली है, यहां कुछ और ही हो गया। और ऐसे ऑर्डर्स के लिए हम आपके पास आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए गुरु की जरूरत होती है। ये सब चीजें आप खुद से किताबों से पढ़ के नहीं जीत सकते, सीख सकते, कोई ना कोई चाहिए होगा बताने के लिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अभी सोचिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक स्पीसीज है, यहां से सल्फर है और यहां से 6 मेंबर्ड रिंग है, यहां से हम हाइड्रोजन हटा रहे हैं। पहला
और अगर मैं बात करूं हमारे पास यहां से सल्फर है, यहां से सल्फर है, ठीक है, और यहां से मिथाइल लगा हुआ है, यहां से हाइड्रोजन हटा रहे हैं, ठीक है। अच्छा तीसरा केस लेते हैं, यहां से सल्फर है, यहां से सल्फर है और यहां से हम हाइड्रोजन हटा रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि इन तीनों ही केस में आपको बताना है कि कौन सा हाइड्रोजन कितना एसिडिक है। सोचो जरा, आप ऐसे सोचो कि अगर मैं इन हाइड्रोजन्स को हटाऊंगा तो क्या हो रहा होगा, नेगेटिव आ रहा होगा। इनको हटाऊंगा यहां नेगेटिव आ रहा होगा, इसको हटाऊंगा यहां नेगेटिव आ रहा होगा। अब होगा क्या कि सल्फर का जो तगड़ा वाला माइनस आई है वो तो काम कर ही रहा है, सल्फर के पास जो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है ये नेगेटिव उनमें भी जा रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है, यहां पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है, साथ ही साथ नेगेटिव इंडक्टिव काम कर रही है। यहां पर भी वही चीज है पर थोड़ा सा मामला खराब है। वो ऐसे क्योंकि यहां पे जो नेगेटिव चार्ज में जा रहा है मिथाइल जो है प्लस आई लगा के थोड़ा अनस्टेबल कर रहा है। यहां पे आप देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सल्फर हल्का सा दूर से माइनस आई लगा रहा है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो इसको मिलेगा 1 नंबर, इसको मिलेगा 2 नंबर, इसको मिलेगा 3 नंबर। तो एसिडिक स्ट्रेंथ 1, 2 और फिर 3 आ रहा होगा। क्लियर है यहां तक सारे बच्चों का? ठीक है, अब आ जाओ, मैंने आपको बोला बेस में मैं आपको बताऊंगा, एरोमेटिसिटी पर मैं आता हूं, थोड़ा रुको। मैंने आपको बोला बेस पे। अब देखो बेस में सीधा सा फंडा लेते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास CH3 का होल थ्राइस CH है और हमारे पास मान लो कि CH3 का होल ट्वाइस और CH2 है। मैं ना हाइड्रोजन हटा के आपको बता रहा हूं, आप सोचो जरा, यहां से CH3 है, यहां CH3 है, यहां CH3, यहां नेगेटिव है, और यहां से लो, यहां से CH3, यहां से CH, यहां से नेगेटिव CH3। ऑब्वियस सी बात है ये बहुत ही अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने की वजह से, और ये इधर भी अनस्टेबिलिटी है पर उतनी नहीं है जितनी यहां 3 डिग्री में नजर आ रही है। तो ये अनस्टेबल होने की वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, समझ रहे हो। और स्ट्रॉन्ग बेस होने का मतलब है कि ये बहुत ही पुअर वीक एसिड होगा। और इसको आओ अगर इससे कंपेयर करें तो ये वीक बेस है, और अगर ऐसे सोचे तो इसके मुकाबले में ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। आती बात समझ में? सारे बच्चों को बात समझ में आती क्या, ये कैसे काम कर रहा है? किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, ओके गाइस, अब आते हैं क्वासी एरोमेटिक या एरोमेटिक कार्बेनाइन पे। मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, क्वासी का मतलब होता है सीमिंगली, बोले तो अपियरेंटली। तो मतलब नेगेटिव चार्ज अभी अपन बात करेंगे स्टेबल कैसे हो रहा होगा एरोमेटिसिटी के कारण। देखो नेगेटिव चार्ज अगर एरोमेटिक का हिस्सा हो तो ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक छोटा सा केस देता हूं आपको, आप लोग देखिएगा, है ना। अगर मान लीजिए कि मैं बात करूं यहां पे नेगेटिव चार्ज है और अगर मैं बात करूं यहां पे नेगेटिव चार्ज है ना। अब देखो दोनों की स्टेबिलिटी में आसमान जमीन का फर्क है। कैसे? यहां जो नेगेटिव चार्ज है ना ये इस तरीके से स्टेबलाइज्ड होगा और ये एक क्वासी एरोमेटिक स्पीसीज है। ये क्या नजर आ रहा है आपको? एक क्वासी एरोमेटिक स्पीसीज दिख रहा है। यहां से अगर मैं बात करता हूं, देखो यहां से अगर मैं बात करता हूं, यहां भी रेजोनेंस काम कर रहा है, पर मैंने पिछली क्लास में ही बताया था ये एक एक्सटर्नल चार्ज है, ये एक बाहरी चार्ज है जिसके बिना भी एरोमेटिसिटी आएगी, पर ये एक इंटरनल चार्ज है। इट इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, इट इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, जिसके वजह से जबरदस्त स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। तो इसमें से मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये कार्बेनाइन मच स्टेबल है। अगर आप देखिएगा ना तो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से बात करता हूं ना बेटा, तो ये वाला इससे मच स्टेबल और बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका पीके वैल्यू जहां 15 के रेंज का आता है, इसका पीके वैल्यू 41 के रेंज का आता है। दोनों में कोई तुलना ही नहीं हो सकती। इनक्रेडिबल एसिड पहला वाला नजर आता है। दूसरी केस आपको बताना चाहेंगे, इस एरोमेटिसिटी को क्वासी के केस में भी बढ़ाया घटाया जा सकता है। जैसे आप ऐसे देखो, अगर मान लो यहां नेगेटिव है, पहला केस हमने लिया, ठीक है। दूसरा केस ले रहे हैं, आप लोग देखना बहुत ध्यान से। यहां से नेगेटिव है, समझ रहे हो, यहां से हम लिए हैं साइनाइड और यहां से लिए हैं साइनाइड, ठीक है, दूसरा केस। तीसरा केस ले रहे हैं, अब देखो यहां पे हम लेने जा रहे हैं नेगेटिव और यहां पे लेने जा रहे हैं साइनाइड। यहां नेगेटिव, यहां से देखिए साइनाइड, यहां से देखिए साइनाइड, यहां से देखिए साइनाइड और यहां से देखिए साइनाइड है, ठीक है, समझ रहे हो। अब मैं आपको बोलूं एरोमेटिक कौन कौन है, आप बोलोगे तीनों एरोमेटिक है, क्योंकि ऑल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, सारे के सारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, तो स्टेबल सबके सब होने चाहिए हैं। लेकिन यहां पे एक नॉर्मल सा एरोमेटिक नजर आ रहा है,
ये एक नॉर्मल सा क्वासी एरोमेटिक है। यहां जब रेजोनेंस होगी नेगेटिव चार्ज यहां आएगा या यहां आएगा, साइनाइड -I-M लगाएगा, साइनाइड -I-M लगाएगा, जिसके वजह से ये वेरी स्टेबल हो जाएगा। लेकिन आपको पता है ये -8 pK रेंज में चला जाएगा, इतना जबरदस्त एसिड है। यहां क्या होगा, जब एरोमेटिसिटी आएगी नेगेटिव घूम रहा होगा, साइनाइड 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 साइनाइड, ये सब के सब साइनाइड -I-M लगाएंगे। और एक्चुअली में देखते हैं ना, जब इसको पाया जाता है मॉडल्स में कि ये इस तरीके का नजर आता है, जैसे आपका बायोलॉजी में अमीबा होता है ना, ये अमीबा के जैसा नजर आता है। नेगेटिव चार्ज ऐसे 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 करके पूरे थ्रू आउट द सरफेस पे फैल जाती है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। तो स्टेबिलिटी के मामले में ये ऑर्डर आ गया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? ठीक है, कुछ आपको और दिखाते हैं एरोमेटिसिटी का फंडा। आप लोग बस क्लियर होके समझने की कोशिश करना। देखो 5 मेंबर्ड रिंग है, यहां पे नेगेटिव ले लिए, यहां पे हमने ले लिया नाइट्रो। दूसरा केस लिया हमने 5 मेंबर्ड रिंग लिया, यहां नेगेटिव ले लिया, यहां से केस लिया साइनो। तीसरा केस लिया 5 मेंबर्ड रिंग लिया, यहां से हमने ले लिया मिथाइल। और चौथा केस लिया 5 मेंबर्ड रिंग है नेगेटिव और यहां से OMe। अब मैं चाह रहा हूं कि चारों में से स्टेबिलिटी क्वासी में कैसे दी जाए। तो देखो सीधा सा फंडा है, आपको पता है कि इसमें जो रेजोनेंस ऑपरेट करेगा तो नेगेटिव ऐसे घूम रहा होगा और यहां से नाइट्रो है। अब नाइट्रो जो होता है वो -I और -M लगाता है। सिमिलरली यहां पर नेगेटिव घूमेगा, साइनाइड -I-M लगाएगा। यहां पर नेगेटिव घूमेगा पर यहां क्या होगा, मिथाइल +I लगाएगा। यहां पे नेगेटिव घूमेगा, OMe यहां से क्या कर सकता है, रेजोनेंस में +M लगा के स्टेबिलिटी को बिगाड़ सकता है। अब आपको पता है नाइट्रो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है साइनाइड के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले 1 पे ये आएगा, 2 पे ये आ रहा होगा, समझ रहे हो। 3 पे हमारा मिथाइल वाला आएगा, क्योंकि मिथाइल वाला सिर्फ +I लगाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? जी हां। और अगर मैं यहां पे बात करने जाऊं तो +M से स्टेबिलिटी खराब हो रही है तो 4 आएगा। तो क्वासी एरोमेटिसिटी में भी ये कॉन्सेप्ट बड़ा काम का है। इवन डाइपोल मोमेंट में भी इसको पुट कर दिया जाता है। ठीक है, ओके गाइस। अब हम आते हैं बैक बॉन्डिंग के केस में। तो जैसा कि आपको पता है कि बैक बॉन्डिंग कार्बोकैटायन को भी स्टेबलाइज करता है, और ये भी आप जानते हो कि बैक बॉन्डिंग कार्बेनाइन को भी स्टेबलाइज कर सकता है। अब मैं आपको समझाता हूं दोनों ही केसेस में कैसे काम करेगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा केस है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मजेदार है। देखो छोटा सा केस आपको दिखाते हैं। पहले तो एक बहुत बड़ा डाउट आप लोगों का है कि CCl3 माइनस में और CCl3 पॉजिटिव में सर दोनों में ही बैक बॉन्डिंग होता है। बच्चों को ऐसा लगता है कि जो CCl3 है यहां पे नेगेटिव चार्ज है और यहां पे देखो क्लोरीन है, यहां पर भी क्लोरीन है, राइट। सो यहां से इन तीनों में ही जा रही है बैक बॉन्डिंग। यहां से अगर हम बात करते हैं तो बच्चों को ऐसा लगता है कि यहां पे वेकेंट ऑर्बिटल है, तो यहां पर भी बैक बॉन्डिंग इस तरीके से जा रही है ना। तो स्टेबल दोनों ही सेम होना चाहिए, पर मैं आपको बता दूं ये 1000 टाइम ज्यादा स्टेबल है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए डायरेक्शन समझो। देखो Cl का जो -I लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और देखो जो बैक बॉन्डिंग हो रही है वो भी इसी डायरेक्शन में लग रही है। तो दोनों के दोनों एडिटिव हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, एडिटिव हैं। मतलब दोनों के दोनों जो हैं वो सेम डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन CCl3 पॉजिटिव में देखो आप क्लियर देख पाओगे, जो डोनेशन जा रहा है बैक बॉन्डिंग के वजह से वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और -I जो जा रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां दोनों एक दूसरे के काउंटर कर रहे हैं। तो ये काउंटर टाइप होने की वजह से ये स्टेबलाइज नहीं हो पाता है। तो ये चीजें आपको समझनी होगी। बैक बॉन्डिंग का सबसे क्लासिकल एक एग्जांपल दिखता है। हर बार हम बैक बॉन्डिंग लगा के नहीं बोल सकते कि स्टेबिलिटी है, ये बहुत ही गंदा स्टेबल है और ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, राइट। अच्छा, दूसरा मैंने आपको एक केस ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए कि यहां से लिया CH3 और यहां से लिया CH3, एक बार मैंने लिया CH3 और एक बार मैंने लिया SiH3। अब अगर मैं आपको बोलूं दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो आप देखो जब आप हाइड्रोजन हटाओगे ना तो यहां से CH2 यहां CH3 आ रहा होगा, यहां से हटाओगे ना तो CH2 माइनस और यहां से SiH3 आ रहा होगा। अब आप सोचो इसमें कुछ भी नहीं है, ये +I लगा रहा है, इसके वजह से ये और ही अनस्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। यहां से आप देखोगे सिलिकॉन का वेकेंट ऑर्बिटल है जहां पर बैक बॉन्डिंग हो गई, जिससे ये वेरी स्टेबल हो गया।
ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो गया। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, हम अभी लिमिटेड रहेंगे, बहुत सारी चीजें क्वेश्चंस में भी देखेंगे। इसी तरीके का मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया है, ये सल्फर वाला, अगर यहां से नेगेटिव ले लिए और एक यहां से नेगेटिव ले लिए, इसमें से ये मच स्टेबल होगा क्योंकि यहां पर भी बैक बॉन्डिंग काम कर रहा है। ठीक है, बैक बॉन्डिंग जब एक से ज्यादा पोजिशंस के साथ ऑपरेटिव होती है तो उस बैक बॉन्डिंग को बोला जाता है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। समझ में आ रही बात? बड़ा इंटरेस्टिंग है बैक बॉन्डिंग। बहुत सारी बातें हम इसके बारे में और भी करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, ओके गाइज, अब आते हैं क्वेश्चन वाले पार्ट के अंदर। मैंने पहले ही बताया, जब तक आपसे सवाल नहीं बनेंगे तब से कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। क्वेश्चंस बनने बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला देखते हैं, शेप ऑफ विच ऑफ द कार्बोनाइंस इज पिरामिडल नॉट प्लेनर। अब पिरामिडल का मतलब होता है कि हमको sp3 देखना है, हमको sp2 नहीं देखना। आप सोचो कहां कहां पे आपके पास sp3 है। सबसे पहली चीज तो है यहां रेजोनेंस हो रहा होगा, और जैसे ही रेजोनेंस होगा ये ऑटोमेटिकली sp2 हो जाएगा। मैंने जस्ट अभी आपको बताया sp2 होने का मतलब ही प्लेनर है। यहां से देखो रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस होने के वजह से ये कार्बन भी हमारा sp2 हो गया, ये भी फेल है, sp2 नहीं चाहिए। यहां देखो, यहां रेजोनेंस नहीं हो सकता। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, अगर रेजोनेंस कराओगे ना तो ब्रिज हेड का पोजीशन sp2 हो जाएगा, और हम कुछ भी कर लें पर कभी भी ब्रिज हेड को sp2 नहीं कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो ब्रेड्स भाई साहब नाराज हो जाएंगे, ब्रेड्स रूल का वायलेशन हो जाएगा। इसीलिए डी इज द करेक्ट आंसर, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। वो कार्बोनाइन जो है ये पिरामिडल ही रहेगा, ये प्लेनर नहीं रहेगा। क्लियर है सबका? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी मैंने आपको जस्ट अभी बताया थोड़ी देर पहले। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दीज कार्बोनाइंस। जरा सा सोचो और आप लोग कमेंट में बताना हमको कितने सही हुए थे टोटल क्वेश्चंस में से। अब देखो जरा, अगर मैं नेगेटिव चार्ज को यहां लाता हूं तो नेगेटिव यहां रेजोनेंस करके आएगा, ये आगे जाएगा तो नेगेटिव यहां आएगा। क्या नेगेटिव इस कार्बन के नीचे आ रहा है? आंसर है नो। तो ये नाइट्रो -I ओनली लगा रहा है, मैंने आपको थ्योरी में बताया था। अब यहां देखो, यहां से देखो, ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, नेगेटिव इस जगह पे आ सकता है, तो -I और -M दोनों लग रहा है। समझ में आ रही बात? यहां नाइट्रो के साथ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, नाइट्रो के साथ पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है, पर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नाइट्रो के साथ नहीं घूम पा रहा है। बड़ी यूनिक बात है। यहां पे अगर आप चेक कीजिएगा तो पूरी तरीके से लोकलाइज्ड है, तो ये लेस स्टेबल होगा, या सब में से लीस्ट स्टेबल आप इसको बोल सकते हो। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी दिख गई? 2 की, इसके बाद 1 की, इसके बाद 3 की, तो करेक्ट आंसर डी हो गया 2 1 3। देख लो, 2 में हम -I -M लगा रहे हैं, इसमें सिर्फ -I लग रहा है। रेजोनेंस तो पाई बॉन्ड का सेम ही काम कर रहा है, सोचो ही मत। तो 2 1 3 करेक्ट आंसर। क्लियर है? ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये पिछले वाले क्वेश्चंस में ही मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट करने की कोशिश की है, और मैं चाहता हूं कि आप इसको सही कीजिएगा। बड़ा प्यारा सा सवाल है। आप देखिए, इसमें बोला गया है कि स्टेबिलिटी बताने के लिए अगर ये यहां आता है तो ये नेगेटिव यहां आएगा, और ये -I -M दोनों लगाएगा। ये यहां आएगा, ये यहां आएगा। अब ये नाइट्रो -I -M दोनों लगाएगा। मजा ही आ गया, मतलब बेस्ट स्टेबल दिख रहा है, ये बेस्ट स्टेबल दिख रहा है। मजा ही आ गया आपको, परफेक्ट। अच्छा, अब यहां आओ, इस जगह पे अगर मैं चेक करूं तो ये इधर आ रहा है, ये यहां आ रहा है, नेगेटिव इस जगह, ये यहां आ रहा है, नेगेटिव इस जगह। नेगेटिव ना तो यहां आ रही है, नेगेटिव ना तो यहां आ रही है। बेचारा केवल -I लगा रहा है, -I ओनली, और ये नाइट्रो -I ओनली लगा पा रहा है। नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने में कैपेबल नहीं है, पर स्टिल अच्छी बात है। -I बुरा थोड़ी ना है, -M इतना पावरफुल नहीं है। यहां चेक करोगे रेजोनेंस काम नहीं करेगा, यहां चेक करोगे रेजोनेंस काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ -I लग रहा है। ठीक है, रेजोनेंस ऑपरेटिव नहीं है। यहां नेगेटिव रेजोनेंस तो कर रहा था पाई बॉन्ड के साथ, कम से कम। यहां तो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस ही नहीं है। तो स्टेबिलिटी में पहले 1 आएगा, इसके बाद 2 आएगा, इसके बाद 3 आएगा। सो ए इज द करेक्ट आंसर। फिर से देख लो, -I -M दोनों काम कर रहे हैं। यहां सिर्फ रेजोनेंस ऑपरेटिव है, नाइट्रो के साथ -I है, -M नहीं है। यहां पे तो खाली -I है, -M भी गायब है। यहां पाई के साथ एटलीस्ट रेजोनेंस तो था, यहां पाई के साथ वो भी रेजोनेंस खत्म हो चुका है। ठीक है, क्लियर है? ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, हाइब्रिडाइजेशन से पूछा गया है कि विच एटम पॉइंटेड बाय एन एरो हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको मैंने पहले ही बताया है कि नॉर्मली कार्बोनाइन sp3 होते हैं, लेकिन जब वो रेजोनेंस में चले जाते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं। कोई भी लोन पेयर या कोई भी नेगेटिव चार्ज सेम वैलिड है। अब देखो यहां पे लोकलाइज्ड है, आप देख रहे हो 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन sp3 है।
यहां से आओ, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर जाएगा तो ये हमारे पास sp2 हो जाएगा। 1 2 3 4 ये 5 नंबर है, ठीक है, नंबरिंग ठीक कर लीजिएगा। यहां से आइए, ये लोकलाइज्ड है, ये हमारा sp3 हो गया। यहां से आइएगा, ये यहां से डीलोकलाइज्ड है तो ये sp2 हो गया। यहां से आइएगा, ये लोकलाइज्ड है, ये sp3 हो गया। 6 नंबर में देखिए, ये यहां से डीलोकलाइज्ड है तो ये sp2 हो गया। तो कौन कौन हमारे पास हो गया? sp2 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। 2 4 और 6 ऐसे हैं जहां पर आपको sp2 हाइब्रिडाइज्ड इंडिकेटेड एटम्स हैं, 2 4 6। और अगर एक में देखिएगा sp3 है, 3 में देखिएगा sp3 है, 5 में देखिएगा sp3 है। तो जब जब रेजोनेंस में जाता है ना, हाइब्रिडेशन चेंज होता चला जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये भी बड़ा कमाल का सवाल है। पूछा गया है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बेनाइन विल बी। अभी जस्ट मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में बताया था, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहां से देखो रेजोनेंस काम कर रहा है और ये जो है वो क्वासी एरोमेटिक है, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, बहुत ही जबरदस्त स्टेबल है, ठीक है। अच्छा, CCl3 में बात करते हैं तो यहां से देखो -I है, साथ ही साथ 3 क्लोरीन में क्या काम कर रहा है जी? बैक बॉन्डिंग काम कर रहा है, यहां भी, यहां भी, यहां भी। अब ड्यू टू बैक बॉन्डिंग ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। ये क्या कर लेगा? मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। यहां पे केवल और केवल -I है, पर आप मत भूलिए कि भले ही उसके पास बैक बॉन्डिंग हो पर क्वासी एरोमेटिसिटी अभी भी विनर है। अब बोलोगे ये तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि क्वासी को ले या बैक बॉन्डिंग को ले? ये सब वो चीजें हैं जो पहले से पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो अगर आप 2020 का एडवांस का पेपर देखोगे या 21 मेंस का पेपर देखोगे तो आप फंस जाओगे। पहले से पता होना जरूरी है। हम कैसे बता सकते हैं कि कौन पावरफुल फेनोमेना है? हर बार काम नहीं करती। अगर तुम देखोगे एसिड के मामले में तो इसका जो एसिड बन रहा होगा कंजुगेट एसिड, उसका पीके वैल्यू पता है कितना आता है? 15 आता है। इसका जो कंजुगेट एसिड है इसका पीके वैल्यू 15.5 आता है। इसका जो कंजुगेट एसिड है इसका पीके वैल्यू 18 से 19 के रेंज का होता है। कहने का मतलब है स्टेबिलिटी के मामले में पहले 3 फिर 1 फिर 2 आ रहा होगा, 3 1 2, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखिएगा कि क्लोरोफॉर्म का जो कंजुगेट बेस होता है उससे ज्यादा स्टेबल आपको साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बेनाइन पाया जाता है। पॉइंट मस्ट बी नोटेड और पॉइंट शुड बी कीप्ड इन योर माइंड, दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। अब अगला जो सवाल है गाइस, ये बहुत प्यारा सवाल है। मैंने टाउटोमेरिज्म आपको पढ़ा रखा है, आइसोमेरिज्म को मिक्स किया गया है इस जीओसी के टॉपिक में, और इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन दोनों है। कैटाइन पहले पिछले लेक्चर में है, एनाइन आज है। मैक्सिमम इनॉल कंटेंट किसमें प्रेजेंट होगा? सोचो, तो अगर मान लो कि मैं यहां पे इनॉल लाने की कोशिश करता हूं तो यहां नेगेटिव आ जाएगा, यहां से O के ऊपर माइनस आ जाएगा। अब ये स्पेसीज जो आपको दिख रही है 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गई। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, आप इसको एंटी एरोमेटिक बोल सकते हो, पर मॉडर्न रिसर्चेस से पता चला है कि नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर रखता है, तो हम इसको स्टेबल नहीं मानेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। हाँ, यहां से आओ, अगर मैं इसका इनॉल बनाता हूं यहां से, तो कीटो को इनॉल में कन्वर्ट करो तो डबल बॉन्ड, यहां से आपके पास आ गया O के ऊपर माइनस, H आ गया, लग गया, यहां पॉजिटिव है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये हो गया क्वासी एरोमेटिक। मजा ही आ गया, एकदम जबरदस्त है। यहां से चेक करोगे, यहां से एरोमेटिसिटी नहीं आएगी। इसके 2 कन्फर्मेशंस होते हैं, पहला प्लेनर, दूसरा नॉन प्लेनर। प्लेनर में ये एंटी एरोमेटिक हो जाता है और नॉन प्लेनर में ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है, माइनस यहां पे है। तो ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। यहां से आइएगा, अगर आप यहां से लेके चलेंगे, डबल बॉन्ड है, यहां से OH आ गया, पॉजिटिव है, ये एंटी एरोमेटिक है, जिससे ये हाईली अनस्टेबल है, ये हाईली अनस्टेबल है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया? क्वासी एरोमेटिक बी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल, इसका जो इनॉल फॉर्म आता है वो क्वासी एरोमेटिक हो जाता है, इसी वजह से मैक्सिमम इनॉल फॉर्म बी में नजर आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पे आइए, मोस्ट स्टेबल एनायन इज, ये बड़ा कमाल का है। इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन आपका कौन सा हो रहा होगा? सोचो। मैं सिंपल सा फंडा बताता हूं। रेजोनेंस तो सब में काम करेगा, इसमें भी रेजोनेंस काम करेगा, नेगेटिव यहां आएगा। यहां भी रेजोनेंस काम करेगा, नेगेटिव यहां आएगा। यहां भी रेजोनेंस काम करेगा, यहां आएगा। यहां भी रेजोनेंस काम करेगा, यहां आएगा। अब आप मुझे बताओ कि नीचे वाले जो ग्रुप्स है वो कैसे रोल प्ले करेंगे? यहां CH3 धक्का देगा इसको +I से, जिसके वजह से ये अनस्टेबल होने लगेगा। अच्छा नहीं है। यहां से आओ C में, इसका जो लोन पेयर है ये बहुत बुरी तरीके से रिपेल करेगा, जिससे मैक्सिमम अनस्टेबल हो जाएगा। सबसे गंदे हाल में तो यही भाई साहब पहुंचेंगे। अब बचा B और D, कैसे कंपेयर करें? यहां पे जो B है सिर्फ -I लगा रहा है,
केवल माइनस आई लगा रहा है, यहां से आओ माइनस आई और बैक बॉन्डिंग दोनों लगा रहा है, क्लोरीन के पास बैक बॉन्डिंग है, इससे यहां पर मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन हो रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर हो गया। आती बात समझ में? अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो डी सबसे पहले होगा, बी होगा, इसके बाद ए होगा, इसके बाद सी होगा, DBAC। मैं फिर से बताना चाहूंगा, क्लोरीन के पास बैक बॉन्डिंग या माइनस आई है जो उसको दोनों मिला देती है, दोनों मिलके स्टेबल बना देती है, इसीलिए जीत जाता है फ्लोरो के ऊपर। सेम फंडा क्लोरोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म में भी लगाया था, ठीक है। ओके, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुमको दिखाते हैं। आपको लग रहा होगा कि अच्छा कार्बेनाइन के क्वेश्चन थोड़ी ना पूछे जाते। ये देखो जेईई मेंस 2020 का सवाल, अभी 1 साल पुराना सवाल है। तो बोला गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग। मैंने पहले ही बोला कि जो जितना स्टेबल होगा वो उतना वीक बेस होगा, और जो जितना अनस्टेबल होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब इन सब में से सबसे अनस्टेबल कौन है, तो ए वाला सबसे अनस्टेबल है, धकेल धकेल के नेगेटिव को खराब कर देगा, तो ये मैक्सिमम अनस्टेबल है। अब मैक्सिमम अनस्टेबल का मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ये हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। आई बात समझ में? मैक्सिमम अनस्टेबल तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो गया। क्लियर है? अच्छा, यहां पर आपको स्टेबिलिटी दिख रही है, क्लियर है। यहां पर आप देखिएगा sp कार्बन है, sp, और यहां पे देखो ये जो कार्बन था sp2 था। sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव को होल्ड करने की कोशिश करेगा, तो ये बहुत स्टेबिलाइज्ड हो रहा होगा, ठीक है। हाँ, Cn में आके देखो, अब Cn में क्या फंडा है, यहां दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कार्बन sp है जो कि अच्छा है, साथ ही साथ नाइट्रोजन का डायपोल खींच भी रहा है, तो ये इसको मोर स्टेबल बनाता है। और हमको पता है कि अगर हम इसमें H अगर लगा दें तो HCN बनेगा, और HCN एक एसिड है, बाकी कोई भी एसिड तो नजर नहीं आ रहा हमको। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा जो अनस्टेबल है, तो एक नंबर पे आना चाहिए। देखो पहले ही ऑप्शन में 1 आ गया, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। 1 के बाद 4 आएगा क्योंकि ये अनस्टेबल है, कोई रेजोनेंस वेजोनेंस नहीं, और अनस्टेबल ही तो चाहिए आपको। 1 के बाद 4 आया, 4 के बाद 2 आएगा क्योंकि 2 में आपको sp2 कार्बन नजर आ रहा है, 2 आएगा। फिर हमारे पास 3 आएगा, 3 क्यों आएगा, क्योंकि sp है। और सबसे पीछे क्यों आएगा 5, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस पुअर होता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। कितना सिंप्लीफाइड था, आप एक देख के ही चेक कर लेते, कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मेंस का सवाल चुटकियों में बना सकते थे। अब आइए अगला सवाल, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का। मैंने आपको बोला ना ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपको लग रहा होगा सर कैसे कैसे एसिड बताते हैं, आप ट्राइसाइनोमीथेन बताए, ट्राइसाइनोमीथेन थोड़ी ना पूछा जाता। देखो ट्राइसाइनोमीथेन 2019 में पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट है। अब जो ये ट्राइसाइनोमीथेन है, मैंने पहले ही बताया कि जब आप इससे H पॉजिटिव हटाओगे ना, तो यहां से आएगा C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां से C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस। ये इन सब में रेजोनेंस कर सकता है, माइनस आई माइनस एम, माइनस आई माइनस एम, माइनस आई माइनस एम, जिसके वजह से ये मैक्स स्टेबल हो जाएगा, मैक्सिमम स्टेबल हो जाएगा। इसके जैसा कोई एसिड ही नहीं है, इसका पीके वैल्यू -5 है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपको बात समझ में आ रही है? तो मैक्सिमम स्टेबल एसिड जो है वो CHCN3 है, यहां पे ट्राइसाइनोमीथेन। आई होप क्लियर हो गई होगी। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन जो है ये भी आपका कार्बोकैटायन कार्बेनाइन के ऊपर ही बेस्ड है। मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले AlCl3 है, और बताना एरोमेटिक कहां कहां बनेगा। सबसे पहले Cl हटाओ, Cl हटाओगे तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहां AlCl4 नेगेटिव आएगा। अब आपको पता है ये क्वासी एरोमेटिक है क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। सोडियम हाइड्राइड है, यहां से H माइनस आएगा, हाइड्रोजन हटाएगा, इसके बाद यहां पे नेगेटिव है, ये भी क्वासी एरोमेटिक है। फिर आओ अमोनियम कार्बोनेट है, गर्म करोगे तो सबसे पहले टाउटोमराइज्ड हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां से आएगा OH, यहां से आएगा OH। फिर अमोनिया ले लो, अमोनियम कार्बोनेट को गर्म किए हो तो अमोनिया जब ले रहे होगे तो यहां से OH और यहां से OH निकाल दो, -H2O निकाल दिए तो यहां से NH आ गया, यहां से मिथाइल, यहां से मिथाइल, पालनॉर सिंथेसिस बोलते हैं इसको। ये भी हमारा एरोमेटिक है, ठीक है। अभी आ जाओ HCl लगाएंगे, ऐसा सवाल 21 2000 मेंस में भी पूछा है। इसका लोन पेयर इस H को कैच कर रहा होगा, ठीक है, और ये कुछ ऐसा बन रहा होगा, यहां यहां यहां, ठीक है। यहां से दे दो O के ऊपर माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा, ठीक है, और यहां से Cl माइनस। अगर आप देखना चाहो तो इस माइनस को H पकड़ा दो, तो -H को कैच कर लिया, तो अब ये ऐसा नजर आ रहा है, पॉजिटिव घूम रहा है, यहां पे OH है, Cl माइनस है। जी हाँ, यहां पर भी एरोमेटिसिटी नजर आ रही है। तो एक्चुअली आंसर P इज एरोमेटिक, Q इज एरोमेटिक, R इज एरोमेटिक, S इज एरोमेटिक, ऑल 4 आर एरोमेटिक। अब आप लोग मुझे बताइए कितने सही हुए आपको। मैं फिर से बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि आपको पता है प्लस की दुनिया बहुत शानदार है।
तो वहां पे आप जेई मेंस 2022 के लिए आपके पास बहुत अच्छे ऑफर्स भी आए हुए हैं। आप देखिए, आप ना 3 महीने का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे ऑफर है और 3 महीने का प्लस पे भी ऑफर है। 3 महीने के साथ 1 का एक्सटेंशन, 3 के साथ 1 का एक्सटेंशन आपके पास आ रहा है, ठीक है ना। जी हाँ, आप इस नंबर पे कॉल करके सब्सक्रिप्शन रिलेटेड जानकारी पूछ सकते हैं। कोड IITN एक्सप्लेन्स यूज कीजिए। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मेरे जैसे बहुत सारे एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, प्लस पे आ सकते हैं, वहां बैच कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा हमारा ब्रनांजा 2.0 लक्ष्य 2.0 भी ऑलरेडी चल रहा है। वो भी 18 तारीख से स्टार्ट हुआ है 7 बजे, तो आप लोग उसमें भी आ सकते हैं। ये एक डेडिकेटेड कोर्स है जेई मेंस और एडवांस दोनों के लिए, बोथ को ये टारगेट कर रहा होगा। फिर आइए अनअकैडमी लाइट की जो टेस्ट सीरीज है ये चल रही है, 999 में आपको मिल जाता है, तो आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं अनअकैडमी का। जब भी आप कुछ भी अनअकैडमी पे खरीदें या कुछ भी अनअकैडमी पे देखें, जब जब आपसे कोड मांगा जाए आप IITN एक्सप्लेन्स कोड का यूज कीजिएगा, ठीक है। जी हाँ, और बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी, हमारे बैचेज आए हैं। बहुत सारे बच्चे 12th में हैं या जो हमसे पूरे 1 साल पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए इवॉल्व बैच आया था। इंडिया के 5 बेस्ट एजुकेटर आपको मिल जाते हैं। इनविजन बैच है जहां पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं। इनविजन बैच आपके जो 2022 वाले बच्चों के लिए है और इवॉल्व बैच 2023 वाले बच्चों के लिए। इवॉल्व बैच कंप्लीट ईयर लॉन्ग बैच है और इनविजन बैच जो है ये सिर्फ 3 मंथ का बैच है। तो अगर आप सिर्फ 22 में एग्जाम देंगे तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके प्लस पे आइए, और इवॉल्व में दीजिएगा तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन। इससे बढ़िया ऑफर नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा आज का सेशन। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। बड़े मेहनत के साथ आते हैं, और बताइएगा आपका फेवरेट क्वेश्चन कौन सा था, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आपका फेवरेट क्वेश्चन कौन सा था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।